तो अब हम फोटोसिंथेसिस के कार्बन फिक्सेशन वाले पार्ट को समझेंगे, जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो, प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है और इसी CO2 को अल्टीमेटली शुगर्स बनाने के लिए यूज़ करता है। और केल्विन साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये साइक्लिक पाथवे है, मतलब प्रोसेस के एंड में जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, केल्विन साइकिल सिर्फ C3 प्लांट्स में नहीं होता, C4 प्लांट्स में भी केल्विन साइकिल होता है। तो केल्विन साइकिल को समझते हैं कि केल्विन साइकिल है क्या। सबसे पहले यहाँ पर होता है राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट। एक हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड होता है राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कार्बोक्सिलेशन कराएंगे। कार्बोक्सिलेशन कराने का मतलब है हम इसमें CO2 ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, यानी कि रुबिस्को की हेल्प से हम यहाँ पर जो राइबोलोज है 1,5 बायफॉस्फेट, इसमें एक CO2 यानी कि एक कार्बन ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए। लेकिन हमारे पास ये 6 कार्बन का कंपाउंड ना बन करके 3-3 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं, जिसे बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि 2 बार बनेगा 3-3 कार्बन का। टोटल 6 कार्बन यहाँ पर यूज होते हैं। फिर हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करके हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट भी यहाँ पर 2 बार बनेगी, 3-3 कार्बन की 2 ट्रायोस फॉस्फेट यहाँ पर बनेगी। तो एक ट्रायोस फॉस्फेट बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक ATP और एक NADPH खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 ट्रायोस फॉस्फेट बन रहे हैं तो हमारे यहाँ पर 2 ATP और 2 NADPH खर्च होते हैं। अब जो राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमें इसे दोबारा रीजनरेट कराना पड़ेगा। रीजनरेट कराएंगे हम जब ट्रायोस फॉस्फेट को दोबारा रीजनरेट कराएंगे राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट में, तो हमें यहाँ पर जो है एक ATP खर्च करनी पड़ेगी। तो हमारा दोबारा से 5 कार्बन का कंपाउंड राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट बन जाएगा। लेकिन जो ट्रायोस फॉस्फेट था, यहाँ पर 6 कार्बन थे, 5 कार्बन का तो 1,5 राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट बन गया, तो हमारा बचा एक कार्बन। तो एक कार्बन जो है वो रह जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा इस साइकिल में से। तो अगर मुझे यहाँ पर ग्लूकोज बनवाना है तो यहाँ पर एक साइकिल में जो है एक कार्बन बाहर निकल रहा है, और ग्लूकोज में जो होता है वो 6 कार्बन होता है। तो मतलब मुझे इस साइकिल को 6 बार चलवाना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पर ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, एक बारी फिर से समझते हैं कि जो हमारे पास राइबोलोज है वो 1,5 बायफॉस्फेट जो है वो कंपाउंड है राइबोलोज। हमें यहाँ पर इसका कार्बोक्सिलेशन कराना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, यानी कि रुबिस्को की हेल्प से हम यहाँ पर जो है एक कार्बन ऐड करवा देंगे, जिससे हमारा बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि 2 बार बन जाएंगे। 2 बार बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करके हमें क्या मिलेगा, ट्रायोस फॉस्फेट शुगर मिल जाएगी। ठीक है, ये भी हमारे पास 2 बार बनेगी ट्रायोस फॉस्फेट शुगर, क्योंकि 3-3 कार्बन की 2 यहाँ पर बनेंगी। अब एक ट्रायोस फॉस्फेट के लिए हमें यहाँ पर एक ATP और एक NADPH खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब 2 ट्रायोस फॉस्फेट यहाँ पर बन रहे हैं तो हमें 2 ATP और 2 NADPH खर्च करना पड़ेगा। अब जो है हमारे पास राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट दोबारा रीजनरेट कराना है, तो रीजनरेट कराने के लिए हमें यहाँ पर एक ATP खर्च करना पड़ेगा। एक ATP खर्च करने के बाद हमारा यहाँ पर जो है राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट कंपाउंड बन जाता है 5 कार्बन का, बचा हमारा एक कार्बन। तो एक कार्बन जो है वो साइकिल से बाहर निकल जाता है। और अगर हमें ग्लूकोज बनवाना है तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन के लिए हमें ये साइकिल 6 बार चलवानी पड़ेगी। 6 बार चलवानी पड़ेगी तो हमें 6 बार CO2 जो है वो बाहर से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर टोटल ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज बनाने के लिए जो टोटल CO2 खर्च होंगे वो 6 CO2 खर्च होंगे, क्योंकि एक साइकिल में एक CO2 जो है हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। ATP की बात करूँ तो यहाँ पर जो है टोटल 3 ATP खर्च हो रहे हैं। एक रिडक्शन के टाइम पर 2 ATP खर्च हो रहे हैं और एक रीजनरेशन के टाइम पर 1 ATP खर्च हो रहा है। तो टोटल यहाँ पर 18 ATP ग्लूकोज बनाने के लिए यूज होंगे। और NADPH की बात करूँ तो NADPH यहाँ पर 2 ही NADPH खर्च हो रहे हैं एक साइकिल में। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ पर जो है टोटल 12 NADPH खर्च होंगे। तो केल्विन साइकिल बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट है, हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन करवाना है। कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए हम एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, हम यहाँ पर CO2 ऐड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम बन जाएंगे, वो भी 2 एंजाइम बनेंगे 3-3 कार्बन के। इसके बाद इनका रिडक्शन होगा और हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट शुगर मिल जाएगी 3-3 कार्बन की, ये भी 2 बार यहाँ पर होती है। एक ट्रायोस फॉस्फेट बनवाने के लिए हमें यहाँ पर एक ATP खर्च करना पड़ता है। 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनवाने के लिए हमें यहाँ पर 2 ATP खर्च करने पड़ेंगे और 2 NADPH खर्च करने पड़ेंगे। अब हमें दोबारा से राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट रीजनरेट करवाना है, तो रीजनरेशन के लिए हमें यहाँ पर एक और ATP खर्च करना पड़ेगा। 5 कार्बन यूज होने के बाद हमारे पास एक कार्बन बचता है ट्रायोस फॉस्फेट में, एक कार्बन जो है वो बाहर निकल जाता है। अगर हमें ग्लूकोज बनवाना है तो हमें ये साइकिल को 6 बार चलवाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा एक ग्लूकोज तैयार होगा। एक ग्लूकोज में टोटल 18 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं।
अब ये फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है, तो फोटो रेस्पिरेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं रुबिस्को को कि रुबिस्को क्या है। रुबिस्को एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है। नॉर्मली हम चाहते हैं कि जो रुबिस्को है वो CO2 को बाइंड करे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि CO2 और O2 दोनों के लिए बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव है। मतलब अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली हाई हो गई तो ऑक्सीजन भी रुबिस्को के साथ बाइंड कर सकता है, और अगर CO2 की हो गई तो CO2 बाइंड कर सकता है। अब नॉर्मल केल्विन साइकिल में क्या होता है कि RuBp प्लस CO2 यानी कि CO2 के साथ मिलकर के यहाँ पर जो है हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किसके, PGA के, यानी कि फॉस्फो ग्लिसरेट एसिड का, ठीक है। लेकिन अगर CO2 की जगह ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ बाइंड कर गया तो रिएक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बन जाएगा 3 कार्बन का कंपाउंड PGA और 2 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, यानी कि 3 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल कार्बन फिक्सेशन पाथवे जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी हमारे किस काम के, क्योंकि 5 ही कार्बन है यहाँ पर हमारे, तो हम इससे क्या ही कर लेंगे, और इसी सिचुएशन से फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। अब नाम देखो, फोटो रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस जैसा यूजफुल आउटपुट नहीं मिलता। यहाँ शुगर्स और ATP फॉर्मेशन का बेनिफिट नहीं मिलता और प्रीवियसली फिक्स कार्बन का लॉस भी हो सकता है। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को जनरली एक वेस्ट प्रोसेस माना जाता है, और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर C4 प्लांट्स का मैकेनिज्म बहुत यूज़फुल है। C4 प्लांट्स CO2 के बंडल शीट सेल्स में कंसंट्रेट करते हैं जहाँ केल्विन साइकिल होता है। इससे रुबिस्को के पास जो है वो CO2 की जो अवेलेबिलिटी है वो हाई हो जाती है और फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूस हो जाता है। तो सिंपल बात ये है, जो फोटो रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा रुबिस्को है वो जो है वो CO2 के साथ ही बाइंड करे, ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना करे, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उसकी आगे की कोई साइकिल पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पर 5 कार्बन ही रह जाते हैं, जो कि 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है और 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, जो कि हमारे आगे किसी काम का नहीं है, जिससे ग्लूकोज नहीं बन पाता। तो अब हमें यहाँ पर जो है हम यहाँ पर C4 साइकिल को समझते हैं कि आखिर ये C4 साइकिल है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है HCO3 और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी कि पेप, और यहाँ पर एंजाइम होता है पेप्केज। तो जो HCO3 है यहाँ पर ये 1 कार्बन है इसके पास, और जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है यानी कि पेप है इसके पास 3 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिक्सेशन होती है और यहाँ पर बन जाता है C4 एसिड, यानी कि 1 कार्बन जो HCO3 से मिला है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से 3 कार्बन मिले हैं, क्योंकि 3 कार्बन का होता है। तो हमारे पास यहाँ फिक्सेशन करेंगे तो हमारे पास C4 एसिड बन जाएगा। C4 एसिड बन जाएगा इसलिए हम इसे C4 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर C4 एसिड पहले बनता है। अब ये जो C4 एसिड है इसको हम ऑक्सालो एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड भी कहते हैं। अब ये C4 एसिड जो है ये जाएगा बंडल शीट सेल में, यानी कि जो ये C4 एसिड बनाता है ये बनाता मेसोफिल सेल में, और अब जाएगा ये बंडल शीट सेल यानी कि अंदर सेल में, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो वापस से C3 एसिड बन जाएगा। अब ये C3 एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होएगा और रीजनरेट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो यहाँ पर इस साइकिल में हमने क्या करा, हमने ऐसी यहाँ पर अरेंजमेंट कर दी कि जिससे जो है जो हमारा रुबिस्को एंजाइम है वो CO2 के ही अंडर आए, मतलब वो ऑक्सीजन के अंडर आए ही ना, मतलब ऑक्सीजन के फेवर में आए ही ना। और जो पेप्केज एंजाइम है या जो ये फिनॉल पायरुवेट एंजाइम है ये जो है ये एटमॉस्फेयर से सिर्फ CO2 ही लेता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं करता, ये CO2 के साथ बाइंड करता है। और फिर हम जो है बंडल शीट सेल में जब जाएंगे तो वहाँ से जो है एक CO2 बाहर निकल जाता है और C3 एसिड बन जाता है। यानी कि सिंपल क्या है कि बाहर से HCO3 यहाँ पर है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यहाँ पर है, और यहाँ पर एंजाइम पेप्केज है, और ये जो पेप्केज है ये सिर्फ CO2 के साथ ही बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता ही नहीं है। और हमने क्या करा, यहाँ पर जो है 1 कार्बन जो है HCO3 से लिया है और 3 कार्बन जो है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के हैं, और फिक्सेशन करी तो हमारे यहाँ पर C4 एसिड बन गया, जो कि है ऑक्सालो एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड बोल सकते हैं। अब ये C4 एसिड जो है वो बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट होगा और यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ से CO2 निकल जाएगा और वापस ये C3 एसिड बन जाएगा। अब ये C3 एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा दोबारा से मेसोफिल सेल में, और यहाँ पर जो दोबारा रीजनरेशन हो जाएगी और यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है रुबिस्को एंजाइम को या इस साइकिल को चलाने के लिए हमने यहाँ पर इसको ऑक्सीजन के उसमें आने ही नहीं दिया, हमने यहाँ पर सिर्फ CO2 की सुविधा रखी।
तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पर HCO3- है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, पेप्केस एंजाइम है जो कि सिर्फ CO2 के साथ बाइंड करता है। यहाँ पर फिक्सेशन होगी और C4 एसिड बन जाएगा जिसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड भी बोलते हैं। ये C4 एसिड मेसोफिल सेल से फिर बंडल शीट सेल में जाएगा, वहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वापस से C3 एसिड बन जाएगा और ये C3 एसिड मेसोफिल सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और दोबारा से रीजनरेशन हो जाएगी किसकी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम की, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कंपाउंड की। तो ये था पूरा C4 साइकिल जिसे हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। अब C4 पाथवे के एडवांटेजेस क्या हैं? तो लास्ट में C4 पाथवे के मेन एडवांटेज समझो। C4 प्लांट्स में CO2 को पहले फिक्स करके बंडल शीट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ CO2 रिलीज होता है, इससे रुबिस्को के अराउंड CO2 कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन कम होता है और फोटो रेस्पायरेशन कम होने का मतलब फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बेटर होती है और प्रोडक्टिविटी भी हायर होगी। इसी वजह से C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखो, मेज एंड सोरगम। अब तक हमने फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस समझ लिया है, तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट हमेशा सेम रहता है? तो फोटोसिंथेसिस की रेट डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। मेन फैक्टर्स कौन कौन से? लाइट है, CO2 की कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, वाटर है, और आज हम इन चारों को समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहला फैक्टर है लाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एसेंशियल है क्योंकि लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो चेंज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी चेंज होगा। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत लो है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी है वो लो होगा, बिकॉज प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी कम मिल रही है। तो अगर लाइट कम होगी तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी कम होगा। अगर लाइट मीडियम है, अब लाइट की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करता है, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है। लेकिन ये इंक्रीज हमेशा के लिए नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होता। ग्राफ में देखो A से B तक रेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन B के बाद B से C तक जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। इसका मतलब अब लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रही। प्लांट की फोटोसिंथेटिक मशीनरी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रेट एक कांस्टेंट लेवल पर आ गई और बहुत ज़्यादा लाइट भी बेनिफिशियल नहीं होती। एक्सेस लाइट क्लोरोफिल को डैमेज कर सकती है जिसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। इससे फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो डिक्रीज हो सकती है। तो याद रखो, अगर लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, अगर लाइट ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। वेरी हाई लाइट डैमेज हो सकता है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फैक्टर जो है वो CO2 कंसंट्रेशन है। CO2 फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, इसलिए CO2 की अवेलेबिलिटी फोटोसिंथेसिस की रेट को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.03 से 0.04% होती है। अगर CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होता है, और अगर कम करेंगे तो कम होगा। प्लांट विथ C2 पाथवे शो मैक्सिमम रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन CO2। इसका सिंपल मीनिंग है कि जब CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकती है। इसी प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल यूज़ ग्रीन हाउस क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउस क्रॉप्स में भी किया जाता है, जैसे कि टोमेटोज हो गए, बेल पेपर्स हो गए। कंट्रोल्ड कंडीशंस में CO2 अवेलेबिलिटी बढ़ाकर ग्रोथ और इल्ड्स इंप्रूव की जा सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, CO2 को इनडेफिनेटली इंक्रीज नहीं कर सकते। बहुत हाई कंसंट्रेशन प्लांट के लिए डैमेजिंग हो सकता है, इसलिए CO2 भी एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करता है। अब नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट रिएक्शंस को डिफरेंटली अफेक्ट करता है। यहाँ हमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को सेपरेटली समझना है। लाइट रिएक्शन टेम्परेचर से कंपैरेटिवली लेस अफेक्टेड होती है क्योंकि लाइट रिएक्शन में मेजर रोल लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का होता है। डार्क रिएक्शन की बात करूं तो डार्क रिएक्शन में, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, मेनली एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनिशियली एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, और एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होने से फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी इंक्रीज होती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस रेट भी बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर
तक अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से बहुत ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है और फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज होने लगती है। इसलिए हर प्लांट्स को एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट से होती है। C4 प्लांट्स और टेम्परेचर। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखो, C4 प्लांट जनरली हाई टेम्परेचर कंडीशन के लिए बेटर अडेप्टेड होते हैं और ट्रॉपिकल प्लांट्स भी टेम्परेट प्लांट्स के कंपैरिजन में जनरली हायर टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होते हैं। इसलिए टेम्परेचर का जो ऑप्टिमम है वो हर प्लांट के लिए सेम नहीं होता। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है वाटर। वाटर फोटोसिंथेसिस में सिर्फ इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि लाइट रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन वाटर की जो डेफिशिएंसी का फोटोसिंथेसिस पर एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। क्या, इसे समझो। जब प्लांट को सफिशिएंट वाटर ना मिले तो प्लांट्स वाटर लॉस को रिड्यूस करने लगता है और स्टोमेटा क्लोज कर सकता है ना। अब स्टोमेटा क्लोज हो गए तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू CO2 लीफ के अंदर एंटर करता है। अगर स्टोमेटा क्लोज है तो CO2 की एंट्री बंद हो जाएगी, एंट्री कम हो जाएगी और CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। तो CO2 की एंट्री अगर बंद हो गई या कम हो गई तो फोटोसिंथेसिस रेट पर इफेक्ट पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस रेट भी जो है वो कम हो जाएगा। तो वाटर डेफिशिएंसी का एक और इफेक्ट देखो, लीफ विल्ट करने लगती है, मतलब लीव्स लूज देयर नॉर्मल टर्जिडिटी एंड ड्रूप करने लगती है। इससे लीफ का इफेक्टिव सरफेस एरिया भी रिड्यूस हो सकता है और ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रिड्यूस हो सकती है। तो वाटर डेफिशिएंसी का ओवरऑल इफेक्ट फोटोसिंथेसिस के रेट को डिक्रीज करना है। तो ये पूरा चैप्टर था। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।